तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ जो कि द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये पहले कई सारे सिविल सर्विसेज में कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट का था कलकत्ता में, आपको बताना है वो किस एक्ट के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में। आज आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था वो किस एक्ट के थ्रू क्रिएट हुआ था? तो ये क्रिएट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली होती थी उसको ख़त्म किया था, तो बताना है कौन से एक्ट ने ख़त्म किया था? तो ये ख़त्म किया था चार्टर एक्ट 1813 ने। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। ठीक है, तो बजट को डिस्कस करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने कौन सा एक्ट पास किया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फेडरल कोर्ट बताना है किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। तो 1935 के तहत आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और इस्टेब्लिश कब हुआ? 1937 में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू। तो बताना है जो डायरकी का प्रिंसिपल होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो डायरकी का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गलत। नेक्स्ट में दिया गया है हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, ये भी गलत है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका सही है। इसमें कहा गया है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स थे प्रोविंसेस से रिलेटेड उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। तो देखिए, जो डायरकी थी उसको सेंट्रल लेवल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बताना है किस एक्ट के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सेंट्रल लेवल पे डायरकी कौन सेट करता है? तो ये भी वही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डायरकी को सेटअप किया था किस पे? सेंट्रल लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 कह रहा है द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो जो 1999 का एक्ट आया, 1909 का जो एक्ट आया था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? ठीक है, तो ये रिलेटेड था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट से। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किसने सेटअप करी थी? तो ये भी सेम एक्ट से आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ठीक है, तो बाई कैमरल जो इंडियन लेजिस्लेचर बना है वो पहली बार कब बना था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये बना था इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। तो सेंटर पे जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेटअप हुआ था ये हुआ था 1919 एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया। 13th क्वेश्चन है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज़ अ रिलिक ऑफ। तो ये प्रेसिडेंट जो है उसके पास ऑर्डिनेंस को इशू करने की एक मतलब राइट होती है। तो ये आपको बताना है किस एक्ट में ये चीज़ कही गई है, किस एक्ट में ये चीज़ लिखी गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दी ऑफ देयर कंट्री। तो देखिए, जो हमारी भारत में का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियंस को दिया जाएगा। ये चीज़ पहली बार कहाँ कौन से एक्ट में आई थी? तो ये पहली बार जो एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट, उसमें ये चीज़ कही गई थी।
नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। तो किस प्लान पे बेस्ड है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किस मतलब ये आपसे पूछा गया किस प्लान पे रिलेटेड है, तो ये मतलब रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें भी अगर देखा जाए सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया द फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो देखिए जो डायरकी और फेडरल सिस्टम जो सेंटर पे आया था वो किसने, वो कौन से एक्ट के थ्रू आया था ये आपको बताना है। तो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए इसमें 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया द प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन। तो जो ऑल इंडिया फेडरेशन था वो उसका इस्टेब्लिशमेंट किस में कहा गया है, तो ये कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। तो इंडिया में फेडरल पॉलिटी होगी, तो ये किस में कहा गया है, कौन सा एक्ट के थ्रू ये बात आई है, तो ये बात भी उसी एक्ट से आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये बात आई है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडरी पावर्स वर गिवन टू। तो रेसिडरी पावर जो थी वो किसको दी गई थी, तो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। तो एक जो एक्ट था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसमें रेसिडरी पावर किसको दी गई है, गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से बताना है कौन सी बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पहला पार्ट कहा गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, यही पार्ट जो है आपका गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का होगा। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या कहा गया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल ठीक है। इनवाइसेजिंग स्कीम ऑफ फेडरेशन, ये भी ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू लेजिस्लेचर, ये भी बात आपकी सही है। तो इसमें कौन सा गलत ऑप्शन है, मतलब जो क्योंकि नहीं पूछा गया था कौन सा नहीं था, तो इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात गलत है। वन अमंग्स दी फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सेलियंट फीचर नहीं था। तो एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल ठीक है, ये था। रेसिडरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, नहीं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को नहीं दिए गए थे रेसिडरी सब्जेक्ट्स, गवर्नर जनरल को दिए गए थे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही आपका सही ऑप्शन होगा। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये सही है। इट एबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एट सेंटर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया था, डायरकी को ख़त्म किया था, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पर, सेंटर लेवल पे, और कहाँ से ख़त्म कर दिया था, तो प्रोविंसेस से इसको ख़त्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो जो भारत का अभी संविधान है, प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मेन उसका जो सोर्स है, उसमें जो चीज़ें हैं ज़्यादातर कहाँ से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही ली गई हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। मतलब बर्मा का जो म्यांमार जो बर्मा है उसका सेपरेशन भारत से हुआ, तो किस एक्ट के थ्रू हुआ था ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो ये जो एक्ट था ये भी था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 24 कह रहा है द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाय, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनना था, ठीक है, एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू बनना था, तो इसका प्रपोजल किसने फ्रेम किया था, कहाँ से आया था, ये आपको बताना है। तो एक क्रिप्स मिशन से प्रपोजल आया था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम था क्रिप्स मिशन का। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज। तो इल्बर्ट बिल जो आया उसका मेन जो काम था वो क्या था, ठीक है, उसका मेन जो ये कह सकते हैं उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फार एज पीनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स वाज
कंसर्न्ड। ठीक है, तो मतलब कोर्ट में जो भारतीय हैं, जो यूरोपियंस हैं, दोनों को एक ही तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो ये इसका मेन रोल था। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें ए ऑप्शन जो था दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन 26 पे आते हैं। 26 में देखिए क्या कहा गया, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बताना है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड एलोकेटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो होना था वो कितने पॉपुलेशन पे रखा गया था, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। तो 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव को रखा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो आपको बताना है इसमें कैबिनेट मिशन जो आई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, वो आपको बताना है उसमें से कौन सा इसमें मेंबर नहीं था। क्रिप्स मिशन की बात करी जाए, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, ठीक है, तो विलियम वुड नहीं थे, बाकी पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तीनों के तीनों थे। कौन नहीं थे, तो विलियम वुड नहीं थे। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। ये नहीं थे, बाकी तीनों के तीनों थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो किसके थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का। इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसको रखा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फ्रेम्ड इन 1946। तो देखिए जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। तो आपको बताना है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। तो 30th क्वेश्चन कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946 एडी। तो 1946 एडी में जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम जो नेशनल गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, उनमें से कौन बताना है मेंबर नहीं था इसका। ठीक है, तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो इसके मेंबर नहीं थे। बाकी चंद्रगोपाल मतलब सी राजगोपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें, ये भी मेंबर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मेंबर थे और जगजीवन राम भी मेंबर थे इसके। 31st क्वेश्चन देखते हैं, हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए सबसे पहली बार जो आइडिया दिया किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाए, तो ये आइडिया दिया था स्वराज पार्टी ने। और कब दिया था, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कहा गया। 32 में कहा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, द मोस्ट ऑफ अमंग देम वर द अमंग बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए कहा गया है, माइनॉरिटीज़ कमिटी लाइक क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दी असेंबली। तो बिल्कुल एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड थे ये सब। माइनॉरिटीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन था, क्रिश्चियंस का भी रिप्रेजेंटेशन था, एंग्लो इंडियंस का भी था, सभी का था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सी पार्ट, इट वाज इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से इनको इलेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मतलब अलग अलग फील्ड से लोग आए थे, लेकिन इनको कहीं भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्ट नहीं किया गया था। और फोर्थ ऑप्शन कहा गया है, इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन 6th शेड्यूल ऑफ एक्ट ऑफ 1935। बिल्कुल ठीक है, तो इलेक्टोरल प्रोसेस जो था इन मेंबर्स का, वो 1935 का जो एक्ट था उसमें 6ठे शेड्यूल के हिसाब से था, विच अलाउड फॉर रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब किस हिसाब से लोग आए थे, टैक्स के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोग आए थे इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वर। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, वो कौन थे, तो नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट गलत है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल ये भी गलत है। ठीक है, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज से आए थे, जो भी प्रोविंसेस में थी उससे ये आए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से आपको कुछ बात बतानी है, क्या है, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कैसे थे। ठीक है, तो दे वर इलेक्टेड, सेम क्वेश्चन है, तो दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया,
हाउ आर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज इलेक्टेड? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर कैसे इलेक्ट हुए थे? तो डायरेक्टली बाय पब्लिक गलत है, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस गलत है, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर भी गलत है, प्रोविंशियल असेंबली से आए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हु वर द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो पहले इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग किसने चेयर करी थी? देखिए दो अंतर है, डिफरेंट क्वेश्चन हैं। पहले चेयरमैन कौन थे इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहली मीटिंग किसने चेयर करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके पहले, मतलब पहली मीटिंग उन्होंने ही चेयर करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन? तो किस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 9 ऑफ दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 40th में आते हैं। 40th में कहा गया द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन? ठीक है, तो देखिए भारत को कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश करी गई थी। आपको बताना है कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट करी गई थी, वो रेजोल्यूशन कब लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन देने का? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947 में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 का कहा गया है हु प्रपोज प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रीएम्बल को किसने प्रपोज किया था? तो प्रीएम्बल को प्रपोज करने वाले कोई और नहीं थे, ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट पे आते हैं 42 क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा गया, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था? तो ये भी प्रेजेंट किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए 43 क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने के लिए कितनी असेंबलीज हुई थी, कितनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, कितनी बार ये कह सकते हैं कितने मीटिंग्स हुई थी, कितने सेशंस हुए थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो टोटल 12 सेशंस हुए थे। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कितना साल, कितने महीने, कितने दिन लगे थे? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 46 में कहा गया हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना है। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब प्रोविंस से रिलेटेड जो भी काम था या जो भी कमेटी थी, उसको हेड कौन कर रहा था? उसको चेयर कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 47th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे ज़्यादा बार देखिए पूछा गया है क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। देखिए क्या कहा गया, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़? तो देखिए एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट्स के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाई थी। अब बताना है उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके भी चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 49 में। देखिए क्या कहा गया, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडर BR अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स? तो कितने और मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो टोटल आपको पता होना चाहिए, टोटल मेंबर्स थे 7, जिसमें से एक हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 अदर मेंबर्स थे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 6 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 50 में। देखिए क्या कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? तो इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन नहीं था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो मोहम्मद सदाउल्लाह थे, ठीक है, इसके बाद देखिए KM मुंशी ये भी थे, AK आयर भी थे, और कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। 51st क्वेश्चन देखेंगे अब। 51st क्वेश्चन में कहा गया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर ऑन? तो देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई है, चेयरमैनशिप जिसमें BR अम्बेडकर जी की थी, वो कब सेटअप हुई है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में।
तो ये सेटअप हुई है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। देखिए क्या कहा गया, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो ये थे BN राव। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पूछा जाएगा तो आप हमेशा BN राव ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं 53 क्वेश्चन में। देखिए कहा गया द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। तो पहला जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसने प्रिपेयर किया था, वो कब प्रिपेयर किया गया था, तो ये जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर था किया गया था वो BN राव ने ही प्रिपेयर किया था। 54th क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड दी नेशनल फ्लैग। तो कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, तो ये था 22 जुलाई 1947। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी। तो नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें B ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन देखिए, 56 क्वेश्चन में कहा गया व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्टेड। तो तीसरी रीडिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थी वो कब स्टार्ट हुई थी, थर्ड रीडिंग, तो ये स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट पे आते हैं 57th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन। तो कब ये कंप्लीट हुआ था ये आपको बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और फिर 26 जनवरी 1950 को ये कम्प्लीटली अडॉप्ट या ये कह सकते हैं इन्फोर्स कर दिया गया था। नेक्स्ट पे आएंगे 58th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन। तो कब अडॉप्ट किया गया था, देखिए वहाँ पर बोला गया था कब बन के तैयार हुआ, यहाँ बोला गया अडॉप्ट कब हुआ था, तो ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो जिस दिन बन के तैयार हुआ उसी दिन वो अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन कंप्लीटली फोर्स में किस दिन आया था, तो 26 जनवरी 1950 में आया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड होगा, उसको देखेंगे आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या 59 क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन फोर्स ऑन। तो किस दिन लागू हुआ था, ये कह सकते हैं फोर्स में किस दिन आया था, तो ये आया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। 60th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 26 जनवरी वॉज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। देखिए 26 जनवरी को ही डेट क्यों सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि इस दिन द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो 1930 में इसी 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस या कि कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे कांग्रेस ने मनाया था 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अडॉप्ट किया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय। तो अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन किसने अडॉप्ट किया था, तो ये अडॉप्ट किया था किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। 63rd क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, तो जिस दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, मतलब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 64th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम। तो B.R. अम्बेडकर जो थे वो किस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से आए थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये आए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 65 क्वेश्चन कह रहा है ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ B.R. अम्बेडकर वॉज। तो B.R. अम्बेडकर का बर्थ और डेथ ईयर आपको बताना है। तो 1891 इनका बर्थ ईयर है और 1956 इनका डेथ ईयर है। नेक्स्ट पे आते हैं 66। इन विच ईयर वॉज जनगण मन अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो जनगण मन को नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1950 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 क्या कह रहा है, द स्टेट एम्बलम वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया था उसको देख लेते हैं। अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। आगे ऑप्शन होगा, तो इसमें ये जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। 68th क्वेश्चन पे आते हैं। 68th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 68th क्वेश्चन कह रहा है डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वॉज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय। ठीक है, तो मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज देने की बात कही गई थी 15 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये किसने कही थी, तो ये कही थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। 69th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मतलब किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, डिसबैंड बैन कर देना चाहिए भारत का जब इंडिपेंडेंस हो जाए उसके बाद। तो ये किसी और ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट पे आते हैं, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी
इंटरेस्ट एंड इमोशंस, दिस व्यू इज क्रेडिटेड टू, ये व्यू किसके हैं, ठीक है, तो ये व्यूज़ हैं आइवोर जेनिंग्स के, ठीक है, तो आइवोर जेनिंग्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए कहा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, हु सेड दिस। तो देखिए किसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, किसने कही है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसकी है, मतलब किसने क्या है, कांग्रेस है, और कांग्रेस क्या है, इंडिया है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है ऑस्टिन ने, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। 72 पे आते हैं, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी वुमेन मेंबर्स थी, तो ये थी 15, ठीक है, 15 वुमेन मेंबर्स थी, याद रखिएगा। द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्राइव पावर फ्रॉम, ठीक है, तो मतलब जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको पावर कहाँ से मिलती है, तो इनको पावर जो मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही मिलती है। 74th में देखिए क्या कहा गया, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1937। तो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को कितनी प्रोविंसेस में सीटें ज़्यादा मेजॉरिटी में मिली थी, ठीक है, तो ये 8 सीट्स थी, मतलब 8 ऐसी ये कह सकते हैं प्रोविंसेस थे जहाँ पर कांग्रेस माइनॉरिटी में थी, ठीक है, मेजॉरिटी में थी। 75 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आपको बताने हैं मेन फीचर्स कौन कौन से थे। तो पहला देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ये गलत है, ये 1909 से आया था, 1919 से नहीं आया था, ये 1909 से आया था। थर्ड में देखिए क्या कहा गया, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू दी प्रोविंसेस, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 जो हो जाएंगे वो इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 76 देखिए, 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू बोला गया है। तो नॉट ट्रू में अगर देखा जाए तो पहला जो स्टेटमेंट है गलत है, असेंबली वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये बेस्ड नहीं है, तो सही है, ठीक है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया है। असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। असेंबली वॉज मल्टी पार्टी बॉडी, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ में कहा गया असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज़, ये भी आपका सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, 3 और 4 जो है दे आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, in relation to formation of constitution of India which of the following sentences are correct। तो आपको बताना है कौन सा सेंटेंस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कहा गया प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एम, भी सही है। पीपल्स ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, ये गलत है। हेड ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली पीपल नहीं इलेक्ट करता है, जैसे गवर्नर है, जैसे प्रेसिडेंट है, उनको लोग नहीं इलेक्ट करते हैं, गलत है आपका, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन इसमें पूछा गया है मेंबर्स थे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है एन गोपाला स्वामी, ये बिल्कुल मेंबर थे, और साथ ही साथ अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी मेंबर थे। कौन नहीं था, जवाहरलाल नेहरू मेंबर नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड में कहा गया द व्हील हैज़ 21 स्पोक्स, मतलब जो स्पोक्स हैं नेशनल फ्लैग में वो 21 नहीं 24 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द रेशियो ऑफ विथ टू द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:4, ये भी गलत है, 3:4 नहीं है, 2:3 की होती है रेशियो। तो इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट। 88th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से आपको कुछ स्टेटमेंट देखने हैं और बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द डिस्कशन इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में क्या कहा गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ही ऑल इंडिया फेडरेशन आया।
टू बी बेस्ड ऑन अ यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ठीक है। और उसमें क्या था कि सेटअप होना था प्रोविंसेस, यूनियन ऑफ प्रोविंसेस को सेटअप होना था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के और प्रिंसली स्टेट के। तो इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं दे आर बोथ करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं 81st क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम को देख लेते हैं, मैच द कॉलम को क्या क्या इसमें कहा गया है। तो देखिए सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं, आपको एक एक करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इस्टेब्लिश हुआ था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1784 से इस्टेब्लिश हुआ। याद रखिएगा 1784 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू आया था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू आया था, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। तो इंग्लिश मिशनरीज़ को परमिशन दी गई थी कि ये इंडिया में काम कर सकें, तो 1813 का चार्टर एक्ट इसके थ्रू आया था, ठीक है। चार्टर एक्ट याद रखिएगा 1813 के थ्रू ये आए थे। और लास्ट है आपका, लास्ट में कहा गया अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल काउंसिल में किसके थ्रू लाया गया था, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू लाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका असर्शन रीज़न पे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए असर्शन दिया गया है और रीज़न दिया गया है, फिर आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, मतलब असर्शन सही है या रीज़न सही है, दोनों ही सही हैं। तो देखिए असर्शन में क्या कहा गया, असर्शन में कहा गया अकॉर्डिंग टू विवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे मुस्लिम कम्युनिटी के हों या हिंदू कम्युनिटी के हों, विवल के प्लान के हिसाब से ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। असर्शन बिल्कुल सही है। और रीज़न में क्या कहा गया, विवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें असर्शन सही हो जाएगा और रीज़न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में देखिए क्या कहा गया, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अकेले मेंबर कौन थे कांग्रेस के जो थे, ये थे के.एम. मुंशी, ठीक है। तो के.एम. मुंशी अकेले कांग्रेस के मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान प्रिंसली स्टेट, तो राजस्थान प्रिंसली स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर कौन था, तो ये थे वी कृष्णामाचारी, ठीक है। वी कृष्णामाचारी थे, ये कहाँ के थे, राजस्थान के प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट से आए थे और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको दो स्टेटमेंट्स देंगे, एक असर्शन है और दूसरा रीज़न है, और आपको बताना है कौन सा सही है। असर्शन में कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ कंट्री, बिल्कुल ठीक है। रीज़न में दिया गया इट इज़ नोन एज कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। देखिए दोनों असर्शन और रीज़न स्टेटमेंट्स तो सही हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो रीज़न है ये एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको बताना है असर्शन रीज़न, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कहा गया है, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। और दूसरे में कहा गया है इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। तो देखिए इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, या ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसमें इलेक्शन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, या ये कह सकते हैं जो पीपल है, मतलब गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, इसीलिए क्या है इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो इसमें असर्शन रीज़न दोनों सही तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस तरीके से ये जो पार्ट 1 था ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 का जो टॉपिक होगा फॉरेन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।